और फिर स्कूल के टाइम से मैंने ये संस्था चालू की थी आर्टिस्टिक वाइब्स फाउंडेशन के नाम से, जो पिछले 10 वर्षों से चल रही है, 11वां वर्ष है। इसमें मैंने अपने दोस्तों को, कज़न्स को, उनको जोड़ के ये काम चालू किया था। वहाँ करीब अभी 14 बुजुर्ग निवास स्थान में है जिनको हमने रास्तों से रेस्क्यू किया था, और ये करीब 3 साल हो गया है। हम स्ट्रिक्टली उन्हीं बुजुर्गों को रखते हैं जिनका कोई नहीं है, जो रास्ते में भटक रहे होते हैं, जिनको साल 2 साल 4 साल 10 साल हो गए, जो भूल चुके हैं कि उनका कोई परिवार था या है अभी भी, वो कहाँ से हैं, खुद का नाम भी भूल जाते हैं कई लोग। तो हम उनको रेस्क्यू करके उनको मतलब उनका परिवार ढूंढने की कोशिश भी करते हैं, और परिवार अगर मिल जाता है तो फिर उनकी काउंसलिंग करके, परिवार की भी और बुजुर्ग की भी काउंसलिंग करके हम उन्हें घर दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस आधुनिक एवं भागक भाग युग में जहां युवा पीढ़ी लगातार नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, युवा पीढ़ी अपने साथ माँ बाप रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, ऐसे में हमारी नगर की बिटिया डॉक्टर तृप्ति लूनिया के मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो लोगों के लिए प्रेरणा बन सके, लोगों के लिए एक माइलस्टोन साबित हो चुके। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत नगर की बिटिया डॉक्टर तृप्ति लूनिया स्टूडियो पहुंची है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। तृप्ति जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपका छोटा सा परिचय, आपके रहना कहाँ है, आपके दादा और पापा का नाम बताएं। जी नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर तृप्ति लूनिया, धमतरी में स्वर्गीय श्री रूपचंद जी लूनिया की मैं पोती हूँ, और श्री रानूलाल लूनिया जी की मैं बेटी हूँ। रायपुर में रहती हूँ। अभी आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मेरी जानकारी में कुछ दिनों पहले आपने एक वृद्धाश्रम प्रारंभ किया जी। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल और सोशल मीडिया की दुनिया में मस्त है, उसके आगे उनको कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में आपके मन में कैसे विचार आया और आपने अभी आपके वृद्धाश्रम किस स्थिति में वृद्धाश्रम बनाया? जी, तो शुरुआत ऐसे हुई थी कि बचपन में जो मम्मी पापा हैं, कभी बर्थडे सेलिब्रेट करने, कभी किसी की पुण्यतिथि मनाने, तो हम आश्रम में ही जाया करते थे। तो वहाँ से उसका बीजारोपण हुआ था, और फिर स्कूल के टाइम से मैंने ये संस्था चालू की थी आर्टिस्टिक वाइब्स फाउंडेशन के नाम से, जो पिछले 10 वर्षों से चल रही है, 11वां वर्ष है। इसमें मैंने अपने दोस्तों को, कज़न्स को, उनको जोड़ के ये काम चालू किया था, और अभी पिछले 3 साल से हम एक वृद्ध निवास चला रहे हैं। ये कहाँ पे चालू किए हो और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, कितने लोग अभी वर्तमान वहाँ पे निवास कर रहे हैं? वहाँ करीब अभी 14 बुजुर्ग निवास स्थान में है जिनको हमने रास्तों से रेस्क्यू किया था, और ये करीब 3 साल हो गया है। दावड़ा कॉलोनी रायपुर में स्थित है। अभी बिल्डिंग खुद की है कि अभी किराए की बिल्डिंग में संचालित हो रही है? क्या योजना है आपको लेके, उसको लेके, वृद्धाश्रम को लेके? ये अभी तो किराए की बिल्डिंग में है, जिसमें 14 लोग हैं जैसे मैंने बताया, और पुरानी बस्ती में हम एक नया वृद्ध निवास बना रहे हैं जिसमें करीब 100 से 150 बुजुर्ग वहाँ पे रह पाएंगे। जी। ये मन में कैसे आया और इसको लेके आप अभी तक क्या जन सहयोग से कर रहे हैं कि शासन से कोई सहयोग मिल रहा है? कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि कोई संस्था को चालू करना बहुत आसान होता है, लेकिन मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या सरकार से कोई अनुदान मिला या लोगों से सहयोग से आप कर रहे हैं? कैसा कर रहे हैं इसको? अभी तो सब जन सहयोग से हो रहा है। जगह भी हमें दान पे मिली है, कंस्ट्रक्शन सारा जो हो रहा है सब जन सहयोग से हो रहा है। पर मैं चाहूँगी आगे हम शासन के साथ मिलकर भी काम करें, क्योंकि लोगों का प्रोत्साहन बढ़ता है, लोग और अच्छे से काम कर पाते हैं। तो आपने पीएचडी किया, पीएचडी किसमें किया ये बता दर्शकों को। ये मैंने सोशल साइकोलॉजी पे किया है, बुजुर्गों के ऊपर। ये कहाँ से किया पीएचडी? आपने कहाँ से किया? पटना बिहार से किया। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपन। आपने बताया कि अभी 15 बुजुर्ग आने वाले समय में आपकी नई बिल्डिंग बन रही है, उसमें 100 से 150 लोगों, उसमें आप जो वृद्धाश्रम कैसे बुजुर्गों को आप रखते हैं? वहाँ पे उनकी एंट्री के लिए क्या सुविधाएं हैं? क्या रायपुर के बुजुर्ग हैं या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के जो बुजुर्ग वो भी आपके यहाँ आ सकते हैं? कैसा रहे, क्या योजना है उसको लेकर? जी, हम स्ट्रिक्टली उन्हीं बुजुर्गों को रखते हैं जिनका कोई नहीं है, जो रास्ते में भटक रहे होते हैं, जिनको साल 2 साल 4 साल 10 साल हो गए, जो भूल चुके हैं कि उनका कोई परिवार था या है अभी भी, वो कहाँ से हैं, खुद का नाम भी भूल जाते हैं कई लोग।
तो हम उनको रेस्क्यू करके उनको मतलब उनका परिवार ढूंढने की कोशिश भी करते हैं। जी। और परिवार अगर मिल जाता है तो फिर उनकी काउंसलिंग करके परिवार की भी और बुजुर्ग की भी काउंसलिंग करके हम उन्हें घर भेज देते हैं। अभी जो 14 या 15 बुजुर्ग है वो छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के बाहर के भी है, ऐसा कोई आपके पास है अभी? बाहर के भी हैं। बाहर के हैं। जी, जबलपुर और नागपुर ऐसे बहुत सारी जगह के हैं। बेटा पढ़ा के सच को उड़ाते हैं। आज के युग में जहाँ बहुत ज्यादा शिक्षा भी महत्वपूर्ण हो गया है ना, ऐसे में जो पढ़े लिखे लोग बच्चे हैं, खासकर एजुकेट में ज्यादा ऐसा मानता है कि लोग अपने माँ बाप को अपने साथ रखने को तैयार होते। ये छत्तीसगढ़ या धमतर की बात नहीं करो, पूरे हिंदुस्तान में देखा जाता है कि वृद्धाश्रम में अधिकांश एजुकेटेड जो ज्यादा पढ़े लिखे माँ बाप वृद्धाश्रम में रहते हैं। ऐसा क्या कारण हो रहा है कि माँ बाप को मतलब बच्चों को माँ बाप के साथ रखने में तकलीफ होती है? इसके बारे में दर्शकों को बताएं थोड़ा सा। जी, सबसे मेन कारण जो होता है वो ये होता है कि बुजुर्ग जो होते हैं वो बचपना का ही एक रूप है। बचपन और बुजुर्ग एक ही है समझिए, क्योंकि जो हरकतें बच्चे करते हैं वो सेम हरकतें बुजुर्ग करते हैं। और क्योंकि आजकल इतनी आधुनिकता बढ़ गई है और व्यस्तता बढ़ गई है, उस वजह से हर कोई इतना बिजी होता है कि अपने घर में माँ बाप को ही देख नहीं पाता। जी। और कई बार बुजुर्ग बिना बताए निकल जाते हैं, घूम जाते हैं, तो उस वजह से भी बुजुर्ग गायब होते हैं। और मेन तो यही है कि व्यस्तता की वजह से कोई भी देखना नहीं चाहता है, क्योंकि सब पढ़े लिखे हैं, 9 to 5 जॉब, फिर अपने काम में ही इतने बिजी रहते हैं कि देख नहीं पाते हैं। और ये इनका सबसे बड़ा एक्सक्यूज है। जी जी। लेकिन हर माँ बाप कहीं ना कहीं इस बात को लेके अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है कि कहीं ना कहीं मेरे जो बुढ़ापे में वो सहारा बने। जी। और ऐसे में अगर बुढ़ापे में माँ बाप से बच्चे मुंह मोड़ लेते हैं तो इसको क्या मतलब निकलता है? इसको लेके क्या प्रयास होना चाहिए ताकि माँ बाप को लोग अपने साथ रखें, उनकी सेवा करें? इसके लिए भी कोई आपके द्वारा प्लानिंग की जा रही है? जैसे आपको बताया कि जो लोग हमने काउंसलिंग करते हैं उनके माँ बाप को ढूंढने का, बच्चों को ढूंढने का प्रयास करते हैं, ऐसा कोई मामला आया क्या जिसके आपने ढूंढ के उनके परिवार वालों को सौंपा हो अभी तक आपके वृद्धाश्रम के द्वारा? हमने करीब 60 से 65 लोगों को घर वापस भेजा और वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। जी। काउंसलिंग एक ऐसा माध्यम हो जाता है जिससे काफी बेनिफिट होता है। हम फैमिली काउंसलिंग जब करते हैं तब इनकी बातें उन्हें और उनकी बातें इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। और बच्चों को ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि आप जब बच्चे थे तब माँ बाप आपको देखते थे, तो सेम चीज आपको भी करनी चाहिए। ये बात हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामले आए आपके पास? जी जी, 60 से 65 बुजुर्गों एक आध ऐसा मामला जो आपके संज्ञान हो, जो आप मेमोरी के रूप में आपके दिमाग में हो, कुछ घटनाएं जो होती ना वो जीवन में एक अमिट छाप छोड़ता है, या वो खट्टा भी हो सकता है, वो मीठा भी हो सकता है। ऐसा कोई घटना आपके साथ हो कौन सी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। थोड़े बुरे वाले ज्यादा याद रह जाते हैं, अच्छे वाले तो क्या है घर चले गए। जो भी है, जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे एक सीख होती है, एक मंशा होती है, एक संदेश होता है, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। जैसे एक बुजुर्ग हमारे पास आए थे कोलकाता से। जी। वो बुजुर्ग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से रहते थे वहाँ पे। तो उनके घर वालों का ये कहना था, उनको पीछा छुड़ाना था मेन, तो उनका ये कहना था कि हम आपके पास इनको भेज रहे हैं, आप इनको अच्छे से रखिए, क्योंकि घर में ये अकेले हो जाते हैं तो अकेले बोर हो जाते हैं, तो यहाँ कुछ महीने रहेंगे, 1 आध महीने, फिर हम इनको वापस ले जाएंगे, ये उन्होंने कहा। और वो 1 महीने 2 महीने की बात 10 महीने चले गए। 10 महीने हमने बहुत प्रयास किया कि हम उनको काउंसलिंग के माध्यम से भेजें, फोन नहीं उठाना। और क्योंकि हम रायपुर में और वो कोलकाता में है, तो हमको इसलिए 10 महीने लग गए कंटिन्यूसली उनके फ़ोन में काउंसलिंग कर करके, इधर दादी को समझाना। बट दादी की उसमें कोई गलती थी नहीं जी। उनका कहना था कि दादी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, गाली गलौज करती हैं, बट ऐसा पूरे 10 महीने में हमने एक भी वाक्य ऐसा देखा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। 10 महीने लगे हमें, बट 10 महीने बाद वो उनकी बहू स्वयं आई, उनको बहुत अच्छे से लेके गई और वो बहुत अच्छे से रह रही हैं। अपने उसकी रिपोर्टिंग लेते हैं अभी? जी जी, हर 15-20 दिन में हम रिपोर्टिंग लेते हैं, चर्चा करते हैं। जी। अभी तक आपने बताया कि 3 साल से आपको चालू किया हो गया वृद्धाश्रम, कितनी चुनौती और कौन सी चुनौती आपको मेन आई है सामने अभी तक, जिसमें आपको देखिए बुजुर्ग रखना है तो उनका स्वास्थ्य में ध्यान रखना पड़ता है, उनकी रूटीन चेकिंग भी जरूरी होती है, तो सबसे ज्यादा चुनौती किसको मानते हैं आप, जो आपके लिए चैलेंज होगा इस पूरे मामले में? सबसे ज्यादा चैलेंजिंग ये होता है कि जगह नहीं, मेन अभी रेंटेड जगह है तो 14 ही बुजुर्ग हैं, उससे ज्यादा बुजुर्ग हम रख नहीं सकते। और रास्ते में आप यहाँ से 1 किलोमीटर चले जाओ, एक ना एक बुजुर्ग आपको दिखे जाएंगे रास्ते में, तो उनको हम लेके आए तो रखें कहाँ, ये बहुत
अभी चैलेंजिंग हो गया है, जिसके लिए हमने नया वृद्ध निवास की जो स्टार्टिंग की है वो इसी वजह से की है कि नया बन जाएगा तो उसमें ज़्यादा लोग रह पाएंगे। शासन स्तर पे क्या कोई सहयोग आपको मिला है, या इसको लेके शासन को क्या प्रयास करना चाहिए? क्योंकि एक की बात है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आने वाले समय में संख्या बढ़ेगी तो चैलेंज बढ़ेगा। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि आपके वृद्धाश्रम वाला जो भी वृद्धाश्रम संचालित कर रहे हैं उनको शासन का कैसा सहयोग मिलना चाहिए ताकि वो आसानी से उसको आगे बढ़ाया जा सके? जब हम काउंसलिंग का प्रोसेस करते हैं ना, तो कई बार कुछ बच्चे इतने बदतमीज होते हैं कि बहुत हदें पार कर देते हैं। तो उस वक्त पे शासन का हमको ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है कि आप पुलिस स्टेशन से किसी कांस्टेबल को भेज दें या पुलिस सपोर्ट हमें भेज दें, तो हम बच्चों को ज़्यादा बेहतर रूप से समझा पाए। या जो बच्चे ज़्यादा बदतमीज़ हैं, जो मारपीट भी करते हैं एक्चुअली बुजुर्गों के साथ, बहुत बदतमीज़ी से पेश आना, मारपीट करना, तो हम उस तरीके से शासन का सहयोग चाहते हैं कि एक सहयोग मिले तो हम अच्छे प्रशासन का से। सहयोग मिले हाँ, तो जी जी जी। आने वाले समय में क्या योजनाएं आपकी है, क्योंकि आपने बताया कि बिल्डिंग आपका काम चालू हो गया है, क्या योजनाएं आने वाले समय में आप उसको लेके बना के रखे हो, और इसके पीछे प्रेरणा किसको मानते हैं आप? क्योंकि जो काम है, क्योंकि आज के इस युग में ऐसा विचार आना, उसके लिए आप बधाई के पात्र हो, लेकिन ये प्रेरणा किसके द्वारा प्रेरणा मिली, और आने वाले समय में क्या योजना बनाया इसको लेकर? प्रेरणा तो मेरे मम्मी पापा ही हैं, क्योंकि बचपन से उनको ही देखा है ये सब करते हुए। और मेरे नाना जी, जो अभी उनकी डेथ हुई है, वो बचपन से यही सिखाते थे कि 2 रोटी अगर आप कमा के ला रहे हो तो 1 रोटी आप किसी को दे दो जी। और अगर 1 रोटी और खाने के लिए कोई है तो आप वो भी दे दो। आप भूखे पेट बहुत भरा पेट महसूस करेंगे, आप भले बिना खाए भरा पेट महसूस करते हैं। तो वो चीज़ मैंने अभी पूरे 10 सालों में ये चीज़ देखी कि एक्चुअल में अगर 2 रोटी है और दोनों की दोनों रोटी हम किसी को दे दें तो भी हम भरा पेट महसूस कर सकते हैं। तो वो ये 3 लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। और जो नया आश्रम भी बन रहा है, वहाँ पे पहले मेरे नाना जी का घर था और उन्होंने अभी जाने से पहले मैं एक बार बहुत निराश हो गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने वो घर बनाने के लिए अपने 2 बार हाथ और 2 बार पैर तोड़वाए थे, उस घर को तूने तोड़ दिया, तो अब वो घर बनाना पड़ेगा और उस घर में बहुत अच्छे से उन दादा दादियों को, नाना नानियों को रखना है जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है जी। तो बस वही काम चल रहा है हमारा। और सभी से यही अपील है कि उस आश्रम को, वृद्ध निवास को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएं और मदद करें। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बर्बादी युवा पीढ़ी की है, उनको ऐसा क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लोग अच्छे कामों से जुड़े और बुरे कामों से दूर? धमतरिया की गट के मन से आप क्या आह्वान करना चाहते हैं? आज के यूथ से तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और हमारे ग्रुप में भी मैं आपको बताना चाहूँगी 104 यंगस्टर्स हैं जी। और वो पूरे 104 के 4 ऐसे यंगस्टर्स हैं जो सारे वृद्धाश्रम में जाते हैं, वक्त पड़ने पे उनकी गंदगी भी साफ करते हैं। किसी गाय कुत्ते को चोट आई है, एक्सीडेंट हुआ है, उसको उठा के हॉस्पिटल भी ले जाते हैं। तो मेरा मोटिव ही ये था कि आज की पीढ़ी जो बिगड़ते जा रही है वो एक सही रास्ते पे अपना काम करते रहे और कुछ नई चीजें और अच्छी चीजें सीखें। आने वाले समय में कोई आपके दिमाग में प्लानिंग हो जिसको आप मूर्त रूप देना चाहते हो, उसके लिए बता दें आखिरी समय। जी, जो बुजुर्ग वहाँ आश्रम में आएंगे, वृद्ध निवास में आएंगे, मैं चाहती हूँ कि एक समय के बाद जब वो हील हो जाए, साइकोलॉजिकल जो भी इशू उनको होता है, जब वो हील हो जाए तो हम एक छोटी सी फैक्ट्री डालें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, चाहे वो रुई बनाने की, वो बाती बनाने की फैक्ट्री हो या कुछ और भी। तो उससे क्या होगा, उनके मन में एक और चीज़ आएगी कि मैं बेकार नहीं हूँ, जी। मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं ऐसे फ्री में बैठ के यहाँ पे खा नहीं रही, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो जाता है उनके लिए। जी। तो ये मैं चाहती हूँ और ये हम ज़रूर आगे चल के करेंगे। हमारे बीच आज डॉक्टर तृप्ति लुनिया ने अपने आने वाले वृद्धाश्रम के संचालन को लेकर भविष्य की योजनाओं, साथ ही यूथ से आह्वान भी किया कि यूथ जो है वो बुरे कामों से दूर हो और अच्छे कामों से जुड़े और माँ बाप की सेवा करे। धन्यवाद। अगली बार एक नई शख्सियत फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।